कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आज आपको बता दें कि हमारे साथ अर्पित गुप्ता जी हैं, जिन्होंने मेहनत खामोशी से किया और इनकी सफलता आज क्षेत्र ही नहीं पूरे जनपद में शोर मचा रही है। कल यूपीएससी का रिजल्ट आया है और गोरखपुर जनपद के सहजनवा निवासी अर्पित गुप्ता ने ऑल इंडिया 54वां रैंक हासिल कर परिवार के साथ ही क्षेत्र और जनपद का नाम रोशन किया है। क्या है सफलता का टिप्स, आइए इनसे चर्चा करते हैं। तो अर्पित जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। नाम अर्पित गुप्ता के साथ ही अब आईएएस अर्पित गुप्ता हो गया है आपका। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, अर्पित गुप्ता से आईएएस अर्पित गुप्ता का जो बदलाव है कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हालांकि अभी ऐसा कोई बदलाव फील नहीं हो रहा है, बस लोग मिलने आ रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ कुछ अचीव किया है। पर एक्चुअली ये जो पोस्ट है वो बहुत जिम्मेदारी वाली है, तो इसका एहसास असली में तब होगा जब मैं उस पोस्ट पे पहुंचूंगा और जब मुझे लोगों के लिए काम करने का मौका मिलेगा। तो शायद तब मैं ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा कि मैं आईएएस बन के कैसा महसूस कर रहा हूँ। पढ़ाई की जो जर्नी है वह कहाँ से शुरू हुई, प्राथमिक शिक्षा कैसी रही, तैयारियाँ कैसे कैसे किया आपने, उसके बारे में आप बताइए। मैंने अपनी 8 तक की पढ़ाई यहीं से सहजनवा से ही की है। इसके बाद मैंने अपनी 9th 10th और 11th 12th की पढ़ाई गोरखपुर से जी नेशन पब्लिक स्कूल से की है। और उसके बाद मेरा आईआईटी जेईई में सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करी हुई है। और उसके बाद मैंने 3 मंथ्स के लिए जॉब करी है एज अ फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट गुड़गांव में। और बस उसी के जस्ट बाद मैंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी और जॉब छोड़ करके, क्योंकि जॉब के साथ मैं टाइम निकाल नहीं पा रहा था पढ़ने का। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे ज़रूरत है पूरी तरह से इस एग्ज़ाम पे फोकस करने की। तो मैं उन 3 महीनों के दौरान इस एग्ज़ाम को समझने की कोशिश कर रहा था। और जब मुझे लगा कि मुझे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें समझ में आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, तो मैंने फिर अपने प्रिपरेशन शुरू करने का सोचा। और उसके बाद सितंबर 2019 में मैंने प्रिपरेशन शुरू करी। और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। तो पहला अटेम्प्ट मेरा 2020 में था, जिसमें मेरा मेंस में नहीं हुआ था। और ये 2021 में फाइनली जो है मेरी रैंक आई है। सफलता की जो खुशी आपके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है। बधाई के साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे, आईएएस बनना है, सिविल सेवा में जाना है, ये पेड़ आपको कहाँ से कब मिली, कैसे? मतलब जो आईएएस बनने वाली चीज़ है ये मेरे अंदर काफ़ी टाइम से रही है। लेकिन एक जो ट्रिगर पॉइंट होता है कि कहाँ से शुरू होती हैं ये चीज़ें और क्यों मुझे ये बनना था, तो ये इसके पीछे 2 चीज़ें हैं। पहला, जो हमारे यहाँ का इनइक्वालिटी है, जो सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है या फिर रिलीजन है, जो भी है, जो इनइक्वालिटीज़ हैं कि कहीं पे मतलब गरीब को या फिर किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को नीचे दबाया जा रहा है, या फिर कभी किसी रिलीजन के लोगों के लिए अलग अलग भावनाएं हैं। इस तरह की इनइक्वालिटीज़ जो हैं ये मुझे लगता था कि ये चीज़ें दूर करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें एक ब्यूरोक्रेट जब अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करता है ग्राउंड लेवल पे, तो इन चीज़ों से वो उस चीज़ को, उस अंतर को ख़त्म कर सकता है, ताकि जो सोसाइटी है उसमें हर इंसान का इक्वली डेवलपमेंट किया जा सके। और दूसरा जो बड़ा रीज़न है वो है एजुकेशन सिस्टम। जब मैं देखता हूँ कि मतलब जिन बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए, अगर सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए उनकी, और उनको एक मार्ग मिलना चाहिए जिससे वो अपने आप को सोसाइटी में उस लेवल पे पहुंचा सकें जहाँ पे एक सामान्य आदमी हमेशा पहुंचना चाहता है। लेकिन जो हमारा अभी का एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में फेल कर रहा है। तो मेरा ये दूसरा मोटिवेशन है। ये दोनों जो मोटिवेशन है ये मुझे रहे हैं, मुझे लगता है कि इन दोनों चीज़ों पे मुझे काम करना लगता था बेहद ज़रूरी है। और ये मेरी प्रेरणा थी कि मुझे इन दोनों चीज़ों पे काम करना है और मैं ज़रूर जा कर के वहाँ पे इन दोनों चीज़ों पे काम करना चाहूँगा। आपने कहा कि आपने इंजीनियरिंग भी की हुई है। विगत कुछ वर्षों में अगर हम देखें, यूपीएससी को देखें अगर, तो ज़्यादातर जो स्कॉलर्स हैं वो इंजीनियरिंग करने के बाद, बीटेक करने के बाद सिविल सेवा में आ रहे हैं। तो अभी के जो तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, जिनका ध्येय है कि मैं आईएएस बनूंगा, पीसीएस बनूंगा, उनको क्या टिप्स देना चाहते हैं? क्योंकि पहले के अगर हम इतिहास को देखें तो ऐसा नहीं होता था। अलग अलग सब्जेक्ट्स होते थे, क्योंकि इधर चलन में आ गया कि बीटेक करने के बाद हम बीटेक करेंगे फिर यूपीएससी की तैयारी करेंगे। इसको कैसे देखते हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे छात्रों को जो तैयारी कर रहे हैं? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जनरली प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। तो
वो स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख चुके होते हैं कहीं ना कहीं कॉलेज में। और इंजीनियरिंग में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स को के पास वो उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, और क्योंकि एस्पिरेशंस जो हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की ज़्यादा हो गई होती हैं, तो उनको लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द प्लेसेस, यूपीएससी सीएससी जो एग्ज़ाम है वो वन ऑफ द प्लेसेस है जहाँ पे उनको उनकी एस्पिरेशंस फुलफ़िल करने का मौका मिल रहा है। तो इस वजह से तो वो यहाँ पे आते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि मतलब ये किसी भी बैकग्राउंड के लोग के लिए कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी बैकग्राउंड के लोग के लिए कि कोई ये एग्ज़ाम दे रहा है, क्योंकि ये सबके लिए इक्वल फील्ड है, लेवल प्लेइंग फील्ड है। क्योंकि आप हर बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको सेम टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। जो आप ऑप्शनल लेते हैं वो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप अच्छे हैं, और हर एक सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी में। यूपीएससी किसी भी सब्जेक्ट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। तो इसलिए आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है कि अगर आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है तो आप कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ऑप्शनल ले लें। आपके पास ये भी चॉइस है कि आप अगर किसी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं तो आप ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शनल ले लें। तो मतलब ये जो लिबरल सिस्टम है यूपीएससी का, उसमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, बट पर से इंजीनियर्स कहीं ना कहीं ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। उसके पीछे ये एक बड़ा रीज़न है कि उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स उन्होंने कॉलेज में सीखी होती हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं इस चीज़ में। आपसे जानना चाहेंगे, अब सारी चीज़ें क्लियर हैं, अब एक तरीके से आप जाएंगे, ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। आगे को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? ट्रेनिंग के बाद जब ज्वाइनिंग होगी तो वह कौन से कार्य होंगे जब आपकी तैनाती होगी, महत्वपूर्ण कार्य जिस पे आपका ज़्यादा फोकस होगा? दो चीज़ें तो मैंने बता दी जो कि ऑल इंडिया लेवल पे कॉमन है, कि एजुकेशन सिस्टम और एक इनइक्वालिटीज़ जो हैं जिनको मैं कम करने की कोशिश करूँगा विद द हेल्प ऑफ जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और विद द हेल्प ऑफ मेरे खुद के इनिशिएटिव्स। और इसके अलावा मैं सबसे पहले जहाँ भी जाऊँगा उस जगह की जो डेमोग्राफी है, जो लोग हैं, उनको समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमको लोगों के हिसाब से काम करना है। हम जो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम उनको जो चीज़ें दे रहे हैं, उनको उसकी ज़रूरत है या नहीं है, ये सबसे पहले समझना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं ये समझने की कोशिश करूँगा उस जगह पे कि क्या दिक्कतें हैं। उसके बाद मैं उन दिक्कतों में लोगों का क्या ओपिनियन है उस चीज़ को लेकर के, कैसे उनको लगता है ये दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, वो समझने की कोशिश करूँगा। और फिर मैं अपना ओपिनियन रखूँगा कि किस तरह की मेरा क्या अप्रोच हो सकता है इस चीज़ को लेकर के। फिर फाइनली मैं वो इशू सॉल्व करूँगा। अगर मेरी पोस्टिंग किसी भी एक ऐसे जगह पे होती है, किसी भी एक ऐसे स्टेट में होती है जहाँ पे बहुत बड़ा इशू पॉवर्टी है, तो मैं पॉवर्टी पे सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा। या फिर अगर किसी स्टेट में बहुत बड़ा इशू है, ट्राइबल इशू है, अगर मैं किसी ऐसे स्टेट में पोस्टिंग मेरी हो जाती है जहाँ पे ट्राइबल्स ज़्यादा हैं, तो मैं उनके इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगा। तो ये डिपेंड करता है उस स्टेट की कंडीशन पे, उस स्टेट का क्या डेमोग्राफी है, उस स्टेट के लोगों की क्या नीड्स हैं और स्टेट के लोगों की क्या एस्पिरेशंस हैं। पढ़ाई का जो टाइम टेबल रहा है आपका, वह किस प्रकार के रहा है? इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं, हो सकता है उसमें कुछ आप जैसे बनना चाहते हो, आपसे प्रेरणा लेकर के वो आगे तैयारी करना चाहते हो, तो उनको एक सफलता के जो टिप्स आपके ज़रिए मिलेंगे। कैसा टाइम टेबल रहा है, कैसे पढ़ाई करते थे आप, कितने कितने घंटे समय देते थे? मैं सिंपल एक चीज़ बोलूँगा इसमें कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंट हो एग्ज़ाम को लेकर के और आप डेली अपनी लाइफ का डेली 8 से 10 घंटा इस एग्ज़ाम को दे रहे हो, तो ये एग्ज़ाम पूरी तरह से क्रैकेबल है। ये एग्ज़ाम आप ज़रूर क्रैक कर लेंगे। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन वही फर्स्ट पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी। वो हमेशा लगातार देना है, डेली बेसिस पे। आप एक दिन 15 घंटे पढ़ के और दूसरे दिन नहीं पढ़ने वाला जो सिस्टम है, उस तरह से आप ये एग्ज़ाम कभी भी क्रैक नहीं कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। तो कंसिस्टेंसी बेहद ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा। कल मैं आपके कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा था, आपके रिसर्च कर रहा था आपके ऊपर, तो कुछ इंटरव्यूज़ के ऊपर एक लोगों का कमेंट है, ये प्रिंस प्रशांत राय हैं। ये कहते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा तो आपने पास कर ली, देश के काफ़ी कठिनतम परीक्षाओं में से एक है, लेकिन सिस्टम जो है, सिस्टम के आगे जो हमारा अधिकारी वर्ग है वह लाचार हो जाता है। इनका कहने का मतलब है कि वास्तविकता ये है कि चयन के बाद ये लोग भी खीसी पीटी सिस्टम का अंग हो जाते हैं। सिस्टम में जो आम जन के प्रति बेहद क्रूर, बेहद सामंती, चयन के बाद ये लोग आम जन के पैर को जूती से ज़्यादा नहीं समझते। और इसके साथ ही इन्होंने राजनीतिक सिस्टम की भी बात की है, क्योंकि पॉलिटिकल दबाव भी होता है अधिकारियों के ऊपर। तो आप क्या मानते हैं, कैसे इस सिस्टम को लेकर के एक युवा क्या सोचता है, आप क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से पहली बात तो ये बेहद गलत धारणा है कि सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर सिस्टम इतना ख़राब होता तो हमारा देश 70 सालों 75 सालों में जो अचीव किया वो कभी कर नहीं पाता। इंडिया एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहाँ पे चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, तो यहाँ पे चीज़ें टाइम टेकिंग हैं।
यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोसेसेस ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें हर वर्ग के लोगों की एस्पिरेशंस को समझना पड़ता है। और इंडिया एक होमोजेनस कंट्री नहीं है जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ है, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को, किसी भी इशू को एक तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इतने डिवीजन्स हैं सोसाइटी में जिनको आप जब तक हर इंसान की नीड को कैटर नहीं करेंगे तब तक आप उस इशू को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये धारणा जो है वो इस वजह से बनी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी 10 में से 4 बातें नहीं मानी गई हैं, या फिर 10 में से 4 बातों पे ब्यूरोक्रेसी खरी नहीं उतरी है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि समाज के दूसरे वर्ग के लोगों के साथ भी यही हो रहा है, और अगर आपकी 10 में से 10 बातें मानी जाएंगी तो ऐसा हो सकता है कि किसी और वर्ग के साथ अन्याय हो रहा हो। तो और एक और चीज़ है, अगर लगता है आपको कि सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि मैं अगर सिस्टम में जा रहा हूँ तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस सिस्टम को सही करने की कोशिश करूँ। सिस्टम हम ही हैं, सिस्टम लोगों से बनता है, सिस्टम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ। ये एक सिस्टम है जो हम बनाते हैं। मेरे ऑफिस में मैं कहीं ना कहीं कंडक्ट करने वाला हूँ, मैं एडमिनिस्टर करने वाला हूँ, मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूँगा कि मेरे यहाँ पे सिस्टम कैसे चलेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे सिस्टम जनता के लिए, जनता के प्रति और जनता की सुधार के लिए है, तो वो उसी के लिए रहेगा। और ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं, जब ज़मीन से ऊपर उठ के आते हैं, जब एक रूरल एरिया से आते हैं, तब वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि दिक्कतें क्या हैं। तो और मैं एक ऐसी जगह से हूँ जहाँ पे मैंने दिक्कतें देखी हैं, मैंने देखा है कि किस तरह से लोग क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं, जो कि मेरा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा है इसमें जाने का। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये सवाल उठता भी नहीं है कि आप लोगों से दूर जाएंगे क्या, क्योंकि मैं लोगों के पास आने के लिए ही सिस्टम में आया हूँ। वरना मैं एक जॉब में था जहाँ मैं लोगों से बेहद दूर था और एक अच्छी कमाई के साथ जी सकता था। ये पॉलिटिकल सिस्टम की भी बात कर रहे हैं। मैंने कमेंट में आपको पढ़ के सुनाया कि पॉलिटिक्स मतलब राजनेताओं के, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं शासन के साथ सामंजस्य बैठा करके चलती है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव भी होता है। उसको लेकर के आपका क्या नज़रिया है? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर मोरालिटी है तो आपको कोई नहीं झुका सकता है, और अगर आप मॉरली करप्ट बनना चाहते हैं तो आपको कोई भी झुका देगा। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको अपनी मॉरलिटी हाईएस्ट लेवल पे रखनी है। और मॉरलिटी हाईएस्ट लेवल पे रखना कठिन चीज़ नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि हम शायद कभी कभी अपनी जो भी मटीरियलिस्टिक एस्पिरेशंस हैं उस पर काबू नहीं रख पाते हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जब आप सिस्टम में आ रहे हैं तो आप जिस काम के लिए आ रहे हैं वो काम आपका सर्वोपरि है, और आप जिसके लिए आ रहे हैं, आप लोगों के लिए सिस्टम में आ रहे हैं। सरकार 5 साल में बदलती है, हम 5 साल में नहीं बदलते हैं। हमें जब एक बार चुन लिया जाता है, तो जैसे मैं अभी 23 साल का हूँ, मैं अगले 37 सालों तक इस सिस्टम में ही रहने वाला हूँ। तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं अगले 37 सालों तक लोगों को क्या देने वाला हूँ। तो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ रह के चलना है, क्योंकि वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हें जनता ने चुन कर भेजा है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमें इसलिए चूज़ किया गया है ताकि हम सही बता सकें, सही सिखा सकें और सही चीज़ें ग्राउंड लेवल पे लेके आ सकें। तो इसी वजह से मैंने ये सवाल भी किया कि जो लोगों की जो धारणाएं हैं उनका जो नज़रिया है वो बदले, इसीलिए मेरा ये सवाल था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो ये थे हमारे साथ अर्पित गुप्ता, महज 23 साल के हैं, और इन्होंने यूपीएससी के जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, जो कल रिजल्ट आया है उसमें ऑल इंडिया जो रैंक है वो इनका 54 है। इन्होंने अपनी बातें बहुत ही शानदार तरीके से रखी, और सफलता के क्या टिप्स हैं, कैसी इन्होंने तैयारियां की हैं, उसको भी इन्होंने बताया। तो देखते रहिए आप सक्षम न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।